सो आज का जो हमारा कंसेप्ट बनेगा वो बनेगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के सॉल्व। एक असाइनमेंट देखो, ये रहा असाइनमेंट आपकी फॉर्म में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए, ये रहा असाइनमेंट वन। इससे शुरुआत करेंगे हम लोग। थोड़े से क्वेश्चंस हैं, बेसिक बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो जो भी हम लोग करने जा रहे हैं वो 40 साल पुरानी अकाउंटिंग है। ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी अकाउंटिंग समझ लीजिए। 40 साल मतलब 80s की 90s की ऐसी अकाउंटिंग है। उस अकाउंटिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है जी। तो आइए देखिए। अब अब अकाउंटिंग क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे शेयर इशू होते हैं और कौन कौन से तरीके से शेयर इशू होते हैं, वो जरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कि इशू ऑफ शेयर जो होगा वो, इशू ऑफ शेयर्स जब आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे तब, बिजनेस स्टडीज के अंदर, तब आपको ध्यान से देखेगा। मैं आपको सिर्फ ब्रीफ दिखा रहा हूं यहाँ पर कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक एक होता है नंबर वन, ट्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब कंपनी क्या करती है, जेनुअनली मतलब नॉर्मली प्रोस्पेक्टस छापती थी, पहले प्रिंट करती थी उसको। फिर जो बैंक्स होते हैं वो, न्यूज़पेपर होते हैं वो, उनमें एप्लीकेशन और प्रोस्पेक्टस के साथ फ्री में बंटवाती थी सबको। प्रोस्पेक्टस भी नहीं बोलूं तो एप्लीकेशन फॉर्म बोलूं। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ चीजें होती थी जो प्रोस्पेक्टस के अंदर से निकाल कर डाली जाती थी। एक प्रपोजल टाइप का होता था, ब्रीफ होती थी, और एक एप्लीकेशन फॉर्म होता था। उसमें आपको भरना पड़ता था। भरने के बाद चेक लगाना पड़ता था, बहुत कुछ होता था। मतलब एक कम्बरसम प्रोसेस होता था पूरा का पूरा। एक जैसे मिनी पेपर टाइप का होता ना अखबार, वैसा एक फॉर्म होता था। और खूब जाते थे, खूब बिकते थे आईपीओ वाले। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की, लेट 90s की। ऐसा करके चलता था। तो थ्रू प्रोस्पेक्टस हो गया। ठीक है जी। उसके बाद जो बदली कहानी, उसके बाद एक और तरीका आता है, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल। एक बात हमेशा समझिएगा कि कोई भी जगह शेयर मार्केट से अगर आप पैसा लेंगे, चाहे वो इनिशियल पब्लिक ऑफर हो चाहे कुछ भी, ब्रोकर की तो इंपॉर्टेंस है, बिना ब्रोकर के काम हो नहीं सकता। ब्रोकर तो इन्वॉल्व है ही। तो यहाँ भी ब्रोकर होते थे, लेकिन यहाँ कंपनी क्या करती थी, डायरेक्टली इन्वेस्टर के साथ टच में रहती थी। ऑफर फॉर सेल में क्या करती है कंपनी, ब्रोकर को बोलती है कि भाई, मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, तो 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से मुझे दे दे। और बाकी तू मार्केट में इशू कर, 25 में कर, 50 में कर, 100 में कर, 200 में कर, दैट इज योर चॉइस। ऑफर्स फॉर सेल। यानी कि कंपनी है, कंपनी ने अपने शेयर किसको दे दिए, ब्रोकर को दे दिए। और ब्रोकर से बोला तू मिनिमम मुझे इतना दे दे गारंटी के हिसाब से, बाकी तू इशू करते रहे। ऑफर फॉर सेल कहते थे। फाइनेंशियल मार्केट जब पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में, डिटेल में आएगा ये, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में। ऑफर फॉर सेल के बाद फिर बारी आती थी क्या, एक और, फिर उसके बाद आता था प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, इसमें कंपनी क्या करती थी कि बजाय में पब्लिक के जाने के, ब्रोकर में जाने के, इतना तामझाम करने के, वो क्या करती थी, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, है ना, इनको, और एनबीएफसी हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनको बोलते थे आओ हमारे शेयर सब्सक्राइब कर लो, हम तुम्हें दे देंगे। क्या हो गया, ये प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। मतलब नॉट नॉट नॉट, होता तो इशू था, लेकिन कॉमन पब्लिक को ऑफर नहीं करते थे वो लोग। मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दे आर नॉट इंडिविजुअल, दे आर नेटवर्थ, दे आर हाईली नेटवर्थ ऑर्गेनाइजेशंस। इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग कंपनियां हो गई, मतलब जो बड़ी बड़ी, म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन फंड्स हो गए, ये सब जो होते थे पेंशन, जैसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस होगी, उनका पैसा यहाँ लगवा देते थे ऐसा करके। ये प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता था। इसके बाद आता था एक और इशू, उसको कहते थे हम लोग क्या, राइट्स इशू। ठीक है, राइट्स इशू कहते थे। राइट्स इशू में हम क्या करते थे, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते थे देखो भाई, हम कंपनी के शेयर इशू करने जा रहे हैं, तुम्हारा मन है तो बताओ, हम पहले तुम्हें इशू करते हैं। अगर तुम्हारा मन नहीं तो हम किसी बाहर को इशू कर देंगे। राइट्स इशू कहते थे उसको। मतलब बजाय कि ओपन मार्केट में जाने के, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते थे भाई आप लोग खरीद लीजिए शेयर, सस्ते का माल रास्ते में मिल रहा है, खरीद लीजिए उसको। ठीक है, प्राइवेट, ये इसको कहते थे राइट्स इशू। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता था क्या, आईपीओ। आईपीओ आया, और बेसिकली आईपीओ की फॉर्म अब बदल गई, क्या बोलते हैं उसको, ई आईपीओ बोलते हैं। हेलो, कि आईपीओ और ई आईपीओ को मैं कंबाइन करके बोल रहा हूँ। इनिशियल पब्लिक ऑफर इसी तरह का कुछ होता था, लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेंड में वो क्या है, आईपीओ है, जिसे कि ई इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ कहते हैं हम लोग।
जोमेटो को देखा होगा, किसी और का देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी आईपीओ आ रहे हैं आज की डेट में ना, इंडिया बुल्स का आया था कुछ दिन पहले, ये सब कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। आप ऑनलाइन जाइए, एसबीआई का आया था, जाइए अप्लाई करिए, अगर अलॉट हुआ तो हुआ, नहीं तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ कहते हैं इसमें ताम झाम झंझट वंझट कुछ नहीं होता था। ये सब मैनुअल तरीके थे, ये वाले सब मैनुअल तरीके हैं, है? अब अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं करेंगे, मैनुअल वाली करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक में तो कोई पंगा ही नहीं है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मिला, काम खत्म। ना अलॉटमेंट की एंट्री, ना फर्स्ट कॉल की, ना फाइनल कॉल की, ना फोरफिशर, ना रजिस्ट्रेशन, ना प्रोराटा, कुछ होता ही नहीं है। सब एक साथ ही हो जाता है, विद इन 30 डेज हो जाता है सारा का सारा। तो जो मैनुअल होती थी उसमें कैसे चलता था काम, आइए देखते हैं। मैनुअल वाले के अंदर कैसे अकाउंटिंग होती है, और जो अकाउंटिंग हमें पढ़नी है उस अकाउंटिंग का प्रोसेस सीखे, स्टेप्स क्या होते थे, ठीक है? कुछ एक नई टर्म्स भी आएंगी, उन्हें सीखेंगे। सबसे पहले कंपनी क्या करती थी, ऑफर करती थी लोगों को कि भाई हम 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ शेयर इशू करने जा रहे हैं। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया होगी, तो इसका प्राइस जो रखेंगे वो रखेंगे 250 रुपीज पर शेयर। 10 रुपए का शेयर 240 रुपीज के प्रीमियम पे हम लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे। अप्लाई करिए, ठीक है जी, अप्लाई करना। तो ये जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू ये सारा का सारा काम होता था, भी जानने की उसका एक टेक्निकल सा नाम होता है, बताएंगे क्या नाम होता है। तो हमने क्या किया, पब्लिक को ऑफर कर दिया, इलेक्ट्रॉनिकली ऑफर कर दिया, गूगल के थ्रू कर दिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो जो भी पॉपुलर मेथड्स हैं आपके कनेक्शन के, उनके थ्रू भेज दिया। पब्लिक को देखा, जैसे ना यूट्यूब पे देखते हैं हर थोड़ी देर में एक ऐड आने लग जाता है, ऐसी आईपीओ वगैरह के ऐड आने लग जाते हैं, मतलब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉमन पब्लिक को कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। कैसे इन्फॉर्म कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू इन्फॉर्म कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा आता है ना कि हम अप्लाई करने वाले, फिर हम क्या करते हैं, वहां पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, वहां पर आप जाके अप्लाई कर लीजिए। आज की डेट में क्या होता है वो प्रोसेस समझ लीजिए, फिर हम अकाउंटिंग वाला प्रोसेस देख लेंगे। तो हमने ऑफर कर दिया, ऑफर करने के बाद ऑफर के अंदर होता है ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट। जनरली 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 8 दिन का टाइम देते हैं ये लोग, ठीक है? और उस 7 दिन से 8 दिन में, 4 दिन में हम क्या करते हैं, ऑफर लेते हैं। तो उसका हम फर्स्ट सर्व बेस पे होता है। मान लो अब चाहते हैं कि आपको उस कंपनी के शेयर मिले ही मिले, और उसने, एक कंपनी ने अपने एक शेयर की प्राइस 250 रुपये कोट करी है, तो क्या करेंगे आप? अब उस शेयर का अच्छा प्राइस बैंड देते हैं हम लोग, 200 से 250 के बीच का प्राइस बैंड, या 150 से 200 के बीच का प्राइस बैंड देते हैं। अब कुछ लोग 150 लगाते हैं, कुछ 200 लगाते हैं, मतलब 120 लगा देते हैं। अब आप बताइए, तो ये तो बिडिंग हो गई ना। अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा चांसेस किसको शेयर अलॉट होने के हैं? जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 150 से 250 के बीच का प्राइस रेंज होता है, 250 का लगा देते हैं। लेकिन अगर ब्रोकर ब्रेकिंग करके 150 ही प्राइस रख दें, फिर 150 ही जाएगा। और जिन्होंने उससे ज्यादा प्राइस कोट करा उनको तो मिलेंगे ही मिलेंगे। गॉट इट? तो ये सब चलता है, ठीक। इस प्रोसेस में एक प्रोसेस आती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब कोई बताएगा बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होती है? अच्छा, बिल्डिंग कैसे डेवलप होती है? ईंट, सीमेंट, फिर ईंट, फिर सीमेंट, फिर पिलर खड़े होते हैं, उसके हिसाब से होता है ना। तो जब अहाना अपने घर में छोटे छोटे बुक से एक क्या बनाए, छोटा सा छुटकू सा घर बनाए, तो क्या कहेंगे उसको? बुक से बिल्डिंग बनाना, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, है ना? नहीं, मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, नोट कर लीजिए इसे। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? हाँ, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ शेयर। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ अ शेयर थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू आप अपने प्राइस बैंड को, जैसे मान लिया अपने शेयर का प्राइस बैंड आपने क्या रखा, 150 से कितना रख दिया, रुपीज 150 रख दिया, 250 रख दिया। तो अब आपका प्राइस क्या फिक्स होगा, 150 होगा, 250 होगा, 245 होगा, 200 होगा? ये कैसे डिसाइड हो? ये प्रोसेस कराती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ अ शेयर थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। भाई आपकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है, डिमांड काफी अच्छी है आपके शेयर्स में, तो जितने भी लोगों को क्या प्राइस कोट करेंगे, 250 रुपये प्राइस कोट करेंगे, ठीक है? मैं भी कभी अप्लाई करता हूँ इस तरह के आईपीओ में, तो मैक्सिमम प्राइस देता हूँ, हालांकि मेरी कैपेसिटी 10 शेयर से ज्यादा खरीदने की नहीं है।
माइट भी आप लोगों की कैपेसिटी लाखों शेयर खरीदने की हो। तो आई एम इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है। हम लोग क्या होते हैं? इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं हम लोग। कंपनी क्या करती है कि हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों की आंधी में ना चले जाएं, तो क्या करती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एक मेजर पोर्टफोलियो देने की कोशिश करती है। जैसे 1 करोड़ शेयर है, 1 करोड़ शेयर है जैसे मान लो, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है कि हम लोगों को 1 करोड़ में से 20% हमारे लिए अलग रिजर्व कर देगी। 20 लाख शेयर हमारे लिए होंगे, छोटे छोटे लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए। उसमें भी फिर ब्रोकर लोग क्या करते हैं पता है? पैन नंबर जो होते हैं, पैन कार्ड जो डीमैट अकाउंट होते हैं, उधार के ले लेते हैं। मतलब मेरे पास डीमैट अकाउंट है, खाली है, कुछ नहीं कर रहा। उनके एजेंट आएंगे, सर हम आपका डीमैट अकाउंट ले लें, किराया दे देंगे आपको। और हमारे नाम से वो छोटे छोटे उसमें भी घुस जाते हैं। और हम मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को शेयर के मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय के इंस्टीट्यूशनल वालों के। ऐसा करके तो क्या कहलाएगा ये? बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहलाता है। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोला है इसको। क्या प्रोसेस है ये? प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ अ शेयर थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपकी फेस वैल्यू 10 रुपए मालूम है आपकी, अभी मार्केट में कितने का बिकेगा? वो कौन डिसाइड करेगा? मार्केट डिसाइड करेगी। मार्केट की फोर्सेस डिमांड सप्लाई की डिसाइड करेंगी। बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक है जी। थोड़ा और आगे चलते हैं। कंपनी क्या करती है? अपना प्रोस्पेक्टस छापती है जिसमें लिखा रहता है क्या? मतलब SWOT एनालिसिस होता है। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के, ये सब SWOT एनालिसिस दे रखा होता है। और रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, लिखा है ना, बहुत तेजी से बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट, ऐसे बोलते हैं, बहुत तेजी से आता है। रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट, ऐसे इंश्योरेंस वाले बोलते हैं। देखो कितनी तेजी से बोलते हैं, समझ में भी नहीं आता वो वही होता है, रीड द डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली, इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू द मार्केट फ्लक्चुएशंस, ऐसा करके बोलते हैं। फिर आप पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो अब प्रोस्पेक्टस जो होता है, आपने देखा होगा उसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर उस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होती है, कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो अभी आप देने की पोजीशन में नहीं होती है, ठीक है। तो जरा समझिएगा। तो देयर इज अ प्रोस्पेक्टस, क्या कहते हैं उसको? रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। अब बताओ ये क्या चीज होती होगी, बताइए जरा, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। देखिए जैसे मान लीजिए रौनका बैठी है इधर, लाल बाल करवा के आ जाती हैं, ठीक है, फिर टाइप कर रहे थे प्रोस्पेक्टस, ठक 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 ठक। वो प्रोस्पेक्टस विच इज इशूड बाय अ रेड हेयर लेडी इज नोन एज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ऐसा कुछ होगा। फिर से बद्दा मजाक था, ठीक है। अब जरा समझिए, रेड हेयरिंग का मतलब हेयर नहीं है, HERRING हेयरिंग है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अ प्रोस्पेक्टस इन विच, लिख लीजिए क्या होता है ये आपके नॉलेज के लिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है ये। लेकिन जब आप बोलेंगे कि हाँ हम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट जानते हैं, फिर जब आपके कॉलेज में आपसे इंटरव्यू लिए जाएंगे, तब आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तब आप बोलेंगे टाटा फिश, हमें तो नहीं पता ये सब। तो क्या होता है ये? इट इज अ प्रोस्पेक्टस, इट इज अ प्रोस्पेक्टस इन विच सर्टेन टर्म्स ऑफ इशू, certain terms of issue are subject to change and printed with red ink is known as is बस बहुत तैयार, इतना ही क्या होता है, यही कहलाता है। अब मैं बताऊं कैसे। आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, तो आपने बोला कि मेरे शेयर का प्राइस 150 से 250। आपको तो प्रोस्पेक्टस में कोट करना है ना कि असली बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस क्या है। एग्जैक्ट के प्राइस कैसे कोट करेंगे भाई आप? वो तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी, नहीं कर सकते ना आप ऐसा। उस इंफॉर्मेशन को आप किस में प्रिंट कर देते हैं? हेड में। समझने वाला समझ जाता है कि भाई ये तो क्या होगा, बदलेगा। अब जब आपका इशू सक्सेसफुल हो जाता है, अब एक नया प्रोस्पेक्टस छापते हैं आप, उसमें इशू प्राइस लिख देते हैं आप। अब इशू प्राइस कितना हुआ, मान लो आपका जो इशू मैक्सिमम आपके पास जो बिड आई वो कितने की है, 250 रुपये पर शेयर की आई, तो आप लिख देंगे 250 पर शेयर। और भी छोटी मोटी कंडीशंस होती हैं, उनको लिख के और फिर एक ऑफिशियल कॉपी आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा करा देते हैं और CB के पास भी जमा करा देते हैं। हो गया जी। तो आपने क्या किया, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में जाना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में जाना, ठीक है। चलो और थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या होता है, देर इज वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म, एस्क्रो अकाउंट। क्या कहलाता है ये? एस्क्रो अकाउंट। ये क्या चीज होगी, है ना? बोल।
बताओ, ये बताएंगे भाई साहब। हाँ ठीक। हाँ, ये बच्चा बचपन में अच्छे से पढ़ाई करके आया है। और कोई बच्चा बताए। आई गॉट इट योर पॉइंट। एस्क्रो अकाउंट कई जगह पे होता है, फॉरेन ट्रेड में होता है, पैसे के रेमिटेंसेस में होता है, बिल्कुल ठीक है। जब तक डिलीवरी नहीं होगी पैसा ब्लॉक रहेगा, जिस दिन डिलीवरी हो जाएगी ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, बैंक ब्लॉक कर देगा। कैसे करे बोलो। हाँ। हम्म, बिल्कुल ठीक। ऑनलाइन में कोई बताएगा मुझे एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? नियति बताएं मुझे, एस्क्रो अकाउंट क्या चीज होती होगी? नियति नहीं बता पाएगी। ध्रुव जिंदल तुम बताओ जरा, व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट? युवना, कैन यू टेल मी व्हाट इज एस्क्रो? अरे क्रो, क्रो से एस्क्रो बना है। स्पेशल स्पेशल एस्क्रो, काऊ काऊ कौआ क्रो। अब जब समझिए, पुराने जमाने में क्या होता था, 90s में 80s में क्या होता था, कंपनी ना शेयर का पैसा ले लेती थी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसी कोई कंडीशन होती नहीं थी। जैसे जैसे आता था उड़ाते जाते थे। और जब एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बारी आती पैसा खत्म। ठीक है जी। और या फिर इशू फेल हो गया। अब इशू फेल हो गया तो पैसा वापस करना पड़ेगा। वापस कैसे करेंगे? कंपनी तो उड़ा खा गई उस पैसे को। तो सेबी ने करा, ये तो गलत बात है भाई। तो अब क्या हुआ कि जैसे एप्लीकेशन मिलती है, वो एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है, ठीक है, जो कि आपका इशू मैनेजर होता है, और आपका जो बैंकर होता है उसके पास एक बैंक अकाउंट होता है, विच इज ओपन इन द नेम ऑफ अ कंपनी, बट कंपनी डोंट हैव एन एक्सेस टू दैट अकाउंट। उसे एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। एप्लीकेशन मनी सारी उस अकाउंट के अंदर जाएगी। जब आपका इशू सक्सेसफुल हो गया, 90% सब्सक्रिप्शन मिल गया इशू का, इशू सक्सेसफुल हो गया, और इशू सक्सेसफुल हो गया और उसके बाद समझना, उसके बाद कंपनी ने क्या करा, जब इशू सक्सेसफुल हो गया, ऑफर क्लोज हो गया, ये दिख गया कि भाई हाँ 90% आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है, ध्यान से समझना। इसके बाद कंपनी क्या करती है, शेयर अलॉट भी कर देती है। अलॉटमेंट भी हो गया। अलॉटमेंट के बाद क्या हुआ, अलॉटमेंट इनफेक्ट नहीं हुआ, मतलब प्रोसेस समझिएगा। एप्लीकेशन मनी मिली, पैसा एस्क्रो अकाउंट में चला गया, ठीक है जी। एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाने के बाद क्या होगा, इशू सक्सेसफुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पैसा पड़ा हुआ है, पैसा कंपनी का ही है। सेबी कहता है भाई हम भाग थोड़े रहे हैं, तेरा पैसा तू ही ले जाना, लेकिन थोड़ा होल्ड कर, तेरा सर्टेन प्रोसेस उसको भी पूरा करो, बाकी के स्टेप भी पूरे करने हैं आपने। अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होता है कि कंपनी अब क्या करती है कि लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को क्या कराती है, लिस्ट कराती है। बीएससी में करा दे, कहीं भी करा दे, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ओवर द काउंटर एक्सचेंज कहीं भी करा दे, किसी भी, बड़ौदा में करा दे, अहमदाबाद में करा दे, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज तो बर्बाद हुआ पड़ा, दरियागंज में है वो, कभी जाके देखना। ऐसा लगता था पिक्चर हॉल की बिल्डिंग है। मैं गया था उसमें एक बार अपने स्टूडेंट्स को लेके, 2003 में शायद, इतना पहले, एक विजिट लेके गया था स्टॉक एक्सचेंज की, 12th क्लास के बच्चों को। एनीवे, तो चलो ठीक है। अब क्या हुआ, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गए। अगर आपकी एप्लीकेशन के एक महीने के अंदर अंदर आप लिस्ट हो गए तो ठीक है। और लिस्ट नहीं हुए तो भाई इशू कैंसिल। फिर इशू कैंसिल हो गया, फिर क्या होगा, एस्क्रो अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, जिन जिन्होंने अप्लाई किया था वहां चला जाएगा। लेकिन अगर इशू सक्सेसफुल हो गया, कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी। और जब शेयर अलॉट हो जाएंगे, जब इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो एस्क्रो अकाउंट के गेट खुल जाएंगे, किसके लिए, कंपनी के लिए। वो एस्क्रो अकाउंट होता है, ठीक है। सो क्या होता है इस अकाउंट के अंदर, मनी इज केप्ट टिल द इशू इज फुल्ली सक्सेसफुल एंड शेयर्स आर अलॉटेड। इसको हम एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और ना सक्सेसफुल हुआ, हाँ क्या, क्या बोलना, ना, पहले आप, नहीं नहीं, वो तो सेबी से परमिशन लेनी होती है भाई आपको। सेबी से परमिशन अलग चीज है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना अलग चीज है। जब आपका अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुमने इशू ऑफ, तूने शेयर के लिए पैसा ऑफर ही नहीं करा, एप्लीकेशन ही नहीं मिली, कौन से स्टॉक एक्सचेंज तुम्हें लिस्ट कर देगा? आप स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देंगे, लुक, दिस वाज माय इन्वेस्टमेंट, दिस वाज माय शेयर कैपिटल, इतने हमने करे थे, इतनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, ठीक है, वी आर इन द प्रोसेस टू अलॉट इट, वी वांट टू लिस्ट। क्योंकि अगर आपने अलॉट कर दिए शेयर, लिस्टिंग नहीं हुई, तो जिसने खरीदे उसके लिए तो बेकार है। वो तो स्टॉक एक्सचेंज, देखिए आपके शेयर की ट्रेडिंग तो उसी स्टॉक एक्सचेंज में होगी ना जहाँ वो लिस्टेड है। तो शेयर लिस्टेड नहीं है और आपने अलॉट कर दिए, बताओ उन कागज के टुकड़ों की क्या वैल्यू फिर, दे आर यूजलेस, नोबडी इज गोइंग टू बाय इट। ऐसा थोड़ी कि संडे मार्केट मंडे मार्केट में चले जाएंगे, सस्ते का माल रास्ते में शेयर बेचना शुरू कर देंगे, नहीं होगा ऐसे।
लिस्टिंग के बिना आपके शेयर बेकार हैं। तो लिस्टिंग वो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आपके शेयर जो है वो मार्केट में फिर से आगे जाएंगे, और उसके बाद वो खरीदे बेचे जाएंगे, फिर ट्रेडिंग होगी। वैसा करके चले, ठीक है जी। तो क्या हुआ, एस्क्रो अकाउंट के बाद आपका आगे का प्रोसेस क्या बनता है कि आप अप्लाई करेंगे किसी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में। 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपके शेयर लिस्ट नहीं हुए तो एस्क्रो अकाउंट आपके लिए बंद है हमेशा, और जिन्होंने पैसा दिया उनके अकाउंट में पैसा वापस चला जाएगा, इशू मतलब फेल हो जाएगा। इवन इफ योर इशू इज 5 टाइम 10 टाइम 100 टाइम ओवर सब्सक्राइब, तब भी वो कैंसिल माना जाएगा, नहीं बनेगा आपका पैसा वापस। दिस इज एस्क्रो अकाउंट। इट इज एन अकाउंट विच इज ओपन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, वेयर एप्लीकेशन मनी इज क्या डिपॉजिटेड, and it is accessible to the company only when issue is declared successful, shares are listed in a stock exchange and allotted to the shareholders। तब ये पैसा जाके वापस जाएगा, ये escrow अकाउंट होता है, ठीक है जी। तो अब आप समझिएगा, तो पहले एप्लीकेशन मिलती है, ठीक है जी, मिलती है। अच्छा, किसी के स्कूल में इशू शेयर शुरू हुआ, हुआ ना? हाँ। हाँ, तो आपके में क्या बताया गया था याद है? पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर एप्लीकेशन की शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर अलॉटमेंट का पैसा शेयर। लेकिन प्रोसेस ये नहीं होता। प्रोसेस क्या होता है, पहले एप्लीकेशन मिलती है, एप्लीकेशन मिलेगी, फिर अलॉट होंगे शेयर, फिर अलॉट होने के बाद शेयर एप्लीकेशन से कहाँ ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल से। फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, फिर फाइनल कॉल ड्यू होगी, फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा, ये प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम बुक्स में देखेंगे तो कैसे दिखता है, एप्लीकेशन मिली, फिर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, फिर अलॉटमेंट ड्यू हुआ, फिर अलॉटमेंट से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ। इसलिए मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा सही प्रोसेस क्या होता है, फॉलो क्या किया जाता है। लेकिन एक खास बात होती है कि जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होगा उस दिन इन्वेस्टर बिकम्स व्हाट, शेयर होल्डर, ओनर बन जाएगा। उसी दिन हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो इसीलिए वो एंट्री जो आपकी बुक्स में दिखती है वो फ्लिप हो जाती है। देखो, एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होना और अलॉटमेंट ड्यू होना दोनों एक ही दिन होता है। जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होगा उसी दिन आप एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगी बात, ठीक है। वैसा करके होता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद फिर शेयर जो है ऑफर हो जाते हैं पब्लिक को। तो पब्लिक से पैसा आप टुकड़ा टुकड़ा करके मंगा लीजिए या एक साथ मंगा लीजिए, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसा दे रखा है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करनी होती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है कि जब आप शेयर इशू करते हैं, जब आप शेयर इशू करते हैं, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसे एक तरह की ड्यूटी पे करनी पड़ती है, टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। जानते हैं उस टैक्स का नाम क्या है? टैक्स पेड बाय कंपनी ऑन इशू ऑफ शेयर्स, उसे कहा जाता है एड वेलोरम ड्यूटी। क्या बोलते हैं उसे? ड्यूटी पेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एड वेलोरम ड्यूटी। से स्पेलिंग चेक कर लेना जरा, एड वेलोरम, हाँ यही होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है। यही है शायद, देखना, दिखेगा अभी। हाँ, वेलोरम ड्यूटी है। एड वेलोरम ड्यूटी जो होती है यहाँ पर ये दी, जब आप शेयर इशू करते हैं ना, वैसे ही एड वेलोरम ड्यूटी और जगह पे भी लगती है, लेकिन आपको यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एड वेलोरम की स्पेलिंग यही है, इसी को चेक करना था। एड वेलोरम ड्यूटी कहते हैं उसको। मैंने एक साथ लिख दिया है, ये आप उसको भी अलग से बना सकते हैं। ये शेयर इशू करते समय आपको देना पड़ता है ना? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम चलते हैं जरा क्वेश्चंस को। तो अब मैं एक बार बता दूं आपको कि जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं, लिस्टिंग इन अ इन अ इन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और लिस्टिंग के बाद क्या हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है। इसके बाद क्या होता है,
मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। मुहूर्त ट्रेडिंग। ठीक है। म- मैं दिखाऊं आपको कैसे होता है, तेरा देखना जरा। दिवाली के टाइम पे वो अलग चीज होती है। ठीक है। ये जो, हाँ हाँ, ये मुहूर्त ट्रेडिंग तो ये वाला हो गया। लेकिन जब पहली बार, रुक जाइए, दिवाली के टाइम पे भी होता है, और मैं दिखा दूं आपको यहाँ पर। मतलब पहली बार, फर्स्ट टाइम जब आपका, और यहाँ कुछ और ही दिख रहा है। मतलब जैसे होता क्या है कि जब आपके शेयर पहली बार जब उनकी लिस्टिंग होती है ना, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन, कंपनी, एक घंटी बजाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। आपको मैं दिखाना चाह रहा था लेकिन दिख नहीं रहा। ये रहा, देखो ये रहा। ये रहा, बेल रिंगिंग मार्क्स लिस्टिंग ऑफ एलआईसी ऑन स्टॉक मार्केट एट बीएससी मुंबई। ये रहा, ये वाला है, देखो। ये देखो, ये वाला। जब आपकी लिस्टिंग हो जाती है ना, तो पहली बार ट्रेडिंग जब जाएगी, उस समय पर ये होगा, ये एलआईसी का शायद चेयरमैन होगा। और ये देखो 1,000 कितना, ये जो भी टाइम दिख रहा है, ये एलआईसी का चेयरमैन होगा, और ये बंदा पीएससी का, उसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन होगा। ठीक है। ये देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये रहा। ये रहा, देखो ये रहा। ऐसा करके चल रहा है। वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पिछली वाली में भी था ना ये बंदा, चेयरमैन था, कामत है इनका नाम शायद। और ये जिसका जिसका फाइनेंस होगा, जैसे भी होगा, ऐसे चलता है। तो मुहूर्त की घंटी बजती है। घंटी बजने के बाद आपकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं आपके शेयर की एक्चुअल वैल्यू मार्केट में क्या है। 250 का जोमेटो का शेयर था, 150 185 तक आ गया था नीचे। ऐसा करके भी चलता है। गॉट इट। तो प्रोसेस ये बनेगा, मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम आपका। ठीक है। और दिवाली के टाइम में तो खैर होता ही है। दिवाली में स्पेसिफिक मुहूर्त होता है ना, जिसमें लक्ष्मी की पूजा करती है। उस समय मुहूर्त ट्रेडिंग हर स्टॉक एक्सचेंज करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी करता है, बाकी लोग भी करते हैं। क्या? बाकी भी करते हैं, हाँ। ना ना, रिचुअल है हिंदुस्तानी, न्यूयॉर्क में थोड़ी करता है कोई है। जापानीज थोड़ी करते हैं ऐसा, वहां नहीं होता। हाँ, लिस्टिंग में पहली बार लिस्टिंग होती है। हमारे देश में तो क्या होता है, ऑस्पिशियस काम होता है। पहली बार घंटे की घंटा, शंखनाद और घंटानाद से होता है कार काम। आप देखेंगे, शादी ब्याह मुंडन मुहूर्त वगैरह में शंख बजाए जाते हैं और घंटी बजती है। मंदिरों में घंटी होती है, तो हमारा तो वो रिचुअल है। जापानीज लोग कुछ और करते होंगे। मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाले कुछ और करते हैं। लेकिन दिवाली वाले जो मुहूर्त होते हैं वो हमारे यहाँ ही होते हैं। वो, हाँ, वो हमारा जो ब्रोकर है, जो न्यूयॉर्क में लिस्टेड होगा, उसके न्यूयॉर्क में अगर मान लो ऑफिस है, तो वो वहां भी करेगा। उसने तो करना ही है। जापानीज थोड़ी करेगा, चाइनीज नहीं करता ऐसा। हाँ, लिस्टिंग की रिचुअल हर जगह अलग अलग होती है। न्यूयॉर्क स्टॉक में अगर पहली बार कोई लिस्टिंग होगा, पहली बार ट्रेडिंग होगा, उनका भी कोई तरीका होगा। लेकिन हमारे देश का तरीका तो यही है भाई। घंटी बजती है मुहूर्त की, और एक बड़ी सी घंटी होती है, तंग करके बजती है, और ट्रेडिंग शुरू। ऐसा चलता है। एनीवे, ये तो हो गया, चलो ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रल चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। आइए यहाँ चलते हैं। एक बात ध्यान रखना, क्या, पहले एप्लीकेशन मिलेगी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ना ना, लिस्टिंग लिस्टिंग छोड़ो, पहले एप्लीकेशन मिलेगी, फिर अलॉटमेंट होगा। और जब अलॉटमेंट होगा, उसके बाद फिर हम आगे का काम आगे करेंगे। जब तक शेयर अलॉट नहीं होंगे, तब तक बाहर वाले इन्वेस्टर ही है, इन्वेस्टर ही रहेंगे आपके। पानी वानी पी लो बेटा, नींद आ रही हो तो। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ थकान होती है बहुत ज्यादा, तो कोई बात नहीं। यही जिंदगी है, यही स्ट्रगल है। चलो, अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। ये हमने बताया था, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अभी हम लोग इक्विटी भी लेके चलेंगे, प्रेफरेंस भी लेके चलेंगे, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में भी लेके चलेंगे, लमसम भी लेके चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक थोड़ी सी चीज और समझ लीजिए आप, कि इश्यू ऑफ शेयर्स जो होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे होगा, देखिए जरा।
फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसी शेयर की, या मैं बोलूं क्या, नॉमिनल वैल्यू किसी शेयर की, अगर मैंने लेके चला क्या ₹10, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 10 रुपए का शेयर कैसे इशू हो। ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, कैसे 10 रुपए का शेयर एट पार पर इशू हो सकता है, एट पार यानी कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे ही जाएगा। 10 रुपए का शेयर एट प्रीमियम पे, प्रीमियम पे यानी कि ₹12 15 कुछ भी हो सकता है। एंड एट डिस्काउंट पर अगर इशू हुआ, मान लो ₹9 पे अगर इशू हुआ, तो व्हेन 10 रुपए का शेयर इशूड एट 10 उसे कहेंगे एट पार। व्हेन 10 रुपए का शेयर इशूड एट 12 उसे कहेंगे एट प्रीमियम, मतलब 10 रुपए से कुछ भी ज्यादा। एंड व्हेन 10 रुपए का शेयर इशू किस पे हो जाए, डिस्काउंट पे, तो उसे क्या कहेंगे कि एट डिस्काउंट, कहेंगे कम वैल्यू पे। आपके सिलेबस में यानी कि कंपनीज एक्ट ने ये कैंसिल कर दिया, ये होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला, शेयर इशू डिस्काउंट पे हो ही नहीं सकते। शेयर कैन नॉट बी ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, अंडरस्टैंड। हाउएवर शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। मतलब आपने शेयर इशू करे, सामने वाले ने पैसे नहीं दिया, आपने फोरफिट कर लिए, फोर फीचर के बाद जब आप शेयर इशू करेंगे, वो डिस्काउंट पर हो सकता है। या फिर जब आप अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू ऑफर करें इस पर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर, तब शेयर डिस्काउंट पे इशू होगा, लेकिन वो मार्केट प्राइस पे होगा। ठीक है। और अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेंगे, तब वो क्या होगा, देखिए, फेस वैल्यू पर डिस्काउंट कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ, इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। और मुझे ध्यान आता है, एक बार रामजस, आनंद पर्वत, रामजस स्कूल है आनंद पर्वत में, डे स्कूल है, वहाँ पीजीटी कॉमर्स का इंटरव्यू था। इंटरव्यू में एक टीचर बोल, मतलब एक दिल्ली गवर्नमेंट के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे, वो थे, मतलब उनका अच्छा खासा नाम था, नाम तो खैर मैं नहीं लूंगा उनका। तो वो बोले मुझसे इंटरव्यू में, मैं अराउंड 80 कैंडिडेट में से फिर फिल्टर हुए 20, फिर 20 के बाद 5 फाइनल इंटरव्यू में थे हम लोग। तो मेरी गलती थी कि मैंने उनसे थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन ले ली थी। इंटरव्यू में कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन तब यंग थे, आता था कि हमें ज्ञान बहुत ज्यादा है। सो मेरे से पूछे उस समय पे कि व्हाट इज मेंट बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैंने कहा सॉरी सर, क्वेश्चन इज रॉन्ग, बताओ क्वेश्चन करेक्ट क्या होगा। मैंने कहा व्हाट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अच्छा जी। भाई वो इतना वो पढ़ा लिखा आदमी, प्रिंसिपल के बाद डिप्टी डायरेक्टर बना, यूपीएससी से प्रिंसिपल बने। चलो जी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो अपना उनका घुट पी के रह गए। फिर थोड़ी देर में उन्होंने पूछा व्हाट इज स्वीट इक्विटी। मैंने कहा सर अगेन क्वेश्चन इज रॉन्ग। कह रहा फिर क्वेश्चन ठीक क्या होगा। मैंने कहा सर इट इज स्वेट इक्विटी। ओ तेरी। फिर अबे रुक तो जा, फिर मेरी क्या हुई सोचना, फिर आगे देखना फिर क्या हुआ। अब इंटरव्यूअर की पोजीशन में कोई बैठा, कुछ ना कुछ तो ज्ञान उसे हो गई। फिर एक और क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा, मैंने कहा सर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पूछा कैसे, मैंने कहा ये होता है। अच्छा जी। बाकी लोग पाठक सर के साथ देख रहे, पाठक सर मेरी तरफ देख रहे हैं, उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही है। उसके बाद तो जो धोया उन्होंने मुझे, ठीक है, ऐसे कंसेप्ट में नहीं धोया मुझे, प्रैक्टिकल सिचुएशन में। तुम पढ़ाने जा रहे हो, तुम्हारे सामने बच्चा हंगामा करने लग जाए, ये करने लग जाए, क्या करोगे तुम। अब वो तो घाघ आदमी है भाई, पहले पीजीटी रहे होंगे, फिर प्रिंसिपल बने होंगे, फिर डिप्यूटी डायरेक्टर बने। उन्होंने तो पूरा देखा, उन्होंने सारा तजुर्बा। तो मतलब पटक पटक के मारना होता ना, वैसे उन्होंने मुझे पटका। कहाँ सिलेक्शन होने थे, खत्म। फिर बाद में मेरे जिस स्कूल को मैं ज्वाइन किया, उसके मैनेजर बन गए। अरे तो वही है ना। हाँ मैं वही हूँ। अरे देख बेटा, इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर की ना कभी बेइज्जती नहीं करते हैं, ठीक है। हमें ज्ञान आता होगा अच्छी बात है, इंटरव्यू के बाद बात कर लेनी चाहिए, सिलेक्शन के बाद बात करनी चाहिए, ये सब चीजें। सिलेक्शन से पहले मतलब अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम, सामने वाला कहाँ बर्दाश्त करेगा अपनी बेइज्जती। सो आई लर्न अ वेरी गुड लेसन, इट वॉज अ वंडरफुल स्कूल। चलो छूट गया, छूट गया। तो मुझे याद आ गया, ये स्वीट इक्विटी नहीं होती, स्वेट इक्विटी होती है। स्वेट इक्विटी किसी से रिलेटेड होगी, ये प्रमोटर को दिए जाते हैं शेयर्स। इफ somebody provides you knowledge, know how, any advanced technology, and in lieu of that you provide shares to them, उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है, और वो फेस वैल्यू पे डिस्काउंट में दिए जाते हैं। बाकी कोई भी शेयर आप डिस्काउंट फेस वैल्यू पे नहीं देंगे। और एक होता है क्या, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईएसओपी जो होता है, ईएसओपी, यहाँ भी शेयर्स ऑफर्ड एट डिस्काउंट बट ऑन मार्केट वैल्यू।
मार्केट वैल्यू पे। फेस वैल्यू पे तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा फेस वैल्यू पे डिस्काउंट सिर्फ। बाकी किसी कंडीशन में शेयर जो है, अभी मेरे ख्याल से बोर्ड के सैंपल पेपर ने, बोर्ड के पेपर में पिछले साल के में आया था ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, नन ऑफ दीज, नन ऑफ ऐसे, लेकिन वो भी था छोटा सा, है ना। पानी पी ले बेटा, अगर नींद आ रही है तो पी ले, दीजिए कोई पानी उसको। ठीक है जी। तो अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत सारा। तो अब हम क्या करेंगे, हम शेयर इशू करेंगे जो फेस वैल्यू पे इशू हुआ, पार पे, या किस पे इशू हुआ, वो प्रीमियम पे इशू हुआ, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इसे नोट कर ले, और ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। और हमेशा ध्यान रखना, इसमें जनरल एंट्री भर भर के होती है, और जनरल एंट्री बनाएंगे आप फॉर्मेट में। अगर जनरल एंट्री फॉर्मेट में नहीं बनेगी तो क्या किया जाएगा, आपका पेज फाड़ के हवा में उड़ा दिया जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि घर की कंफर्ट कंडीशन में आपको क्या करना है, फॉर्मेट क्या करना है, उसकी कंडीशन, कंफर्ट कंडीशन में उसको आपने फॉर्मेट बना के चलना है। और जनरल एंट्री में फॉर्मेट ही फॉर्मेट है। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं जरा। अब आप स्टार्ट करते हैं। Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each, on which amount payable is as follows। तो एप्लीकेशन पर, तीन अलॉटमेंट पर, टू ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब आप वो अकाउंटिंग कर रहे हैं जहाँ 10 रुपए का शेयर जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट में मंगाया जा रहा है। जब बंदा अप्लाई करेगा तब पैसा मंगवाया, फिर जब उसे शेयर अलॉट करेंगे तब पैसा मंगवाया, फिर फर्स्ट कॉल होगी, फिर फाइनल कॉल होगी। ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा करके पैसा मंगवाते हैं। अच्छा, इसकी भी कंडीशंस होती है, वो हम एनसीईआरटी में देखेंगे कि एक कॉल और दूसरी कॉल के बीच में कितना गैप होना चाहिए, मिनिमम पैसा कितना मंगाया जाना चाहिए। दीज आर द कंडीशंस। और मैं अभी उतना थ्योरी में नहीं जाना चाह रहा, पहले इस शीट को पूरा कर लेंगे, फिर मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि एक कॉल दूसरी कॉल के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कैसे करना चाहिए ना। ठीक है, विल डिस्कस ऑल सच स्टफ। एनीथिंग विच इज रॉन्ग यू वांट टू शेयर विद अस, बोलो डॉक्टर तिवारी। चलिए शुरू करें। पार्टनरशिप, तो अब क्या हो रहा है, अब तो भूल जाएं, है ना। अब तो इसमें कूद कूद के चलेंगे, चलो करें इसको शुरू। आइए, बिफोर यू स्टार्ट अ क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्या काम कर ले कि कहीं किनारे पे छोटी सी जगह पे लिख लें कि भाई एप्लीकेशन कितने की थी, एप्लीकेशन इन द क्वेश्चन, एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपए की है, एप्लीकेशन 2 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की है, कहीं किनारे पे छोटा छोटा सा, एप्लीकेशन 2 रुपए की है। अलॉटमेंट कितने की है जरा देखें, अलॉटमेंट 3 रुपए की है, 3 रुपए की कर लें। फर्स्ट कॉल कितने की है, सॉरी फर्स्ट कॉल आपकी कितने की आ गई, 2 रुपए की हो गई। ठीक है, फर्स्ट कॉल होगी 2 रुपए की, और ये टोटल कितने का बनेगा, 10। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की हो जाएगी, 3 रुपए की। ऐसे बाइफर्केशन करना है। आपके क्वेश्चन में फाइनल कॉल के बारे में कुछ नहीं बोला, है ना। फर्स्ट कॉल, इनफेक्ट फाइनल कॉल बोला उसने कितने की। ये बाइफर्केशन आपके पास हो जाना चाहिए, ठीक। और फॉर्मेट क्या बनेगा, आइए देख लेते हैं फॉर्मेट इसका। फॉर्मेट आप बनाएंगे बिल्कुल इस तरह से, जैसे जनरल का फॉर्मेट बनता था, बिल्कुल वैसी फॉर्मेट बनेगा। अ, ये डेट है, और इस तरफ जैसे बचपन में बनाए थे फॉर्मेट, जैसे पार्टनरशिप में बनाए थे फॉर्मेट, उस तरह से आपको फॉर्मेट बना के चलने हैं। LF लफंडर फोलियो, चाहे इसका यूज होना हो, लिखना ही लिखना है आपको, रुपीज, क्रेडिट रुपीज। और यहाँ आप लिखेंगे डेट, डेट ना हो तो 1 2 3 लिख देंगे, पर्टिकुलर्स, ऐसा करके। और क्या लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ऐसा कर देंगे। जनरल एंट्री से इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऐसा करेंगे, ठीक है। पहली एंट्री जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, जब आपको एप्लीकेशन मनी मिलेगी तो आपका क्या बढ़ेगा, योर बैंक अकाउंट। और हमेशा ध्यान रखना, कंपनी अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग क्या नहीं करेंगे, किससे नहीं करेंगे, कैश से नहीं करेंगे कोई भी ट्रांजेक्शन, सब ट्रांजेक्शन बैंक से होंगे, ये ध्यान रखेंगे। अगर बोला जाए ना कि अमाउंट इज पेड इन कैश, तो भी हम क्या मानेंगे, कैसे जा रहा है पैसा, वो चेक से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर करके जा रहा है, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारे पास बनेगी क्या, बैंक, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी। और कितने शेयर है, मैं देखिए आप यहाँ पर कितने शेयर है आपके पास, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं,
ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एंट्री अब, 10,000 इंटू एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपए की। मिल रेट यहाँ क्या, 20,000। और 20,000 क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कुछ ना बोला जाए तो शेयर इक्विटी होते हैं। तो और ये इसको यहाँ से लाइन लगा देंगे। कुछ लोगों को लाइन मारने की आदत होती है जबरदस्त तरीके से, हर जगह लाइन मारते हैं। वो डेट कॉलम में भी लाइन मार देते हैं, वो एलएफ में भी लाइन मारते हैं, वो डेबिट क्रेडिट में भी लाइन मार देते हैं। स्कूल में जाते हैं वहां भी लाइन मारते हैं, मेले ठेले में भी, मॉल में भी लाइन मारते हो, फिर चांटे खाते हैं। ये बैंक डेबिट टू क्या हो गया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब जरा समझिए इसकी एनालॉजी क्या है। बैंक अकाउंट बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, एंड देन यू गॉट द मनी, लेकिन बदले में क्या दिया आपने, कुछ भी नहीं। तो आपकी एक टेम्पररी लायबिलिटी बढ़ी। क्या है वो टेम्पररी लायबिलिटी, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज अ टेम्पररी लायबिलिटी। ये लायबिलिटी कब खत्म होगी, जब आप शेयर अलॉट कर देंगे और एप्लीकेशन का मनी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एक परमानेंट लायबिलिटी में, कहा शेयर कैपिटल में। 10,000 शेयर, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, वो लिखा 2 रुपए एप्लीकेशन पे, लिखा आपके सामने। क्या लिखा है देखो, ये रहा, रुपीज 10 ईच था। उस पे एप्लीकेशन किस पे निकला, 2 रुपए का एप्लीकेशन पे। इसमें तो लिखवा है आपको किनारे पे, वो देखो लिखवा है, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट में 3, ऐसे करके, ठीक है जी। अब एक चीज देख लेना ध्यान से। हाँ करेंगे, 30,000 करेंगे, ठीक है। अब आप समझिएगा, ये जो प्रोसेस है जो एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है। दूसरी एंट्री आपकी क्या बनेगी अब, मतलब एग्जाम में ऐसे मत करना जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसे करना वो मैं बताऊंगा आपको। अब बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर, दूसरी एंट्री बनती है आपकी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर इंटू 3 रुपए के हिसाब से कितना, 30,000। और टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 30,000 से। अब आप बोलेंगे ये क्या हुआ, अरे जैसे शेयर अलॉट हुए वैसे क्या होगा, वैसी वैसे आप शेयर कैपिटल शब्द यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेज में थोड़ी शेयर कैपिटल शब्द यूज कर सकते हैं आप। क्लियर है जी। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो गई, ऐसे करके लिखेंगे आप, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा कि ये जो है ये एक टेम्पररी एसेट्स है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और ये क्या है, एक परमानेंट लायबिलिटी है। शेयर कैपिटल इज परमानेंट लायबिलिटी, बढ़ जाएगी तो क्रेडिट करेंगे, और अलॉटमेंट जो है वो टेम्पररी एसेट से बढ़ गया तो क्या करेंगे। आप पैसा मंगवा रहे हैं किससे, जनता से, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे, ठीक। अब जब आपका अलॉटमेंट सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद आपकी एंट्री बनती है नंबर 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की जो लायबिलिटी उसे खत्म करेंगे, उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, परमानेंट लायबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने का, 20,000 से। और टू क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से करेंगे, 20,000 से। और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर देंगे ऐसे। जैसे आप बचपन में करते थे, टोटली कैरीड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड, वो नहीं करना अब आपको। यू नॉट सपोज टू डू दैट। पहली एंट्री बनी पैसा लेने की, एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन कर दिया। दूसरी एंट्री में अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दिया, क्योंकि अलॉटमेंट हो चला है। अब जैसे ही आप अलॉट कर देंगे शेयर को, तब आप ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे। वरना आपको क्या करना चाहिए, बैंक टू शेयर कैपिटल की एंट्री करनी चाहिए ना। लेकिन शेयर कैपिटल शब्द तो मैं यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने शेयर अलॉट ही नहीं करे। अलॉटमेंट के बाद ये एंट्री आती है, ठीक है। इस एंट्री के बाद अगली एंट्री क्या आएगी वो देखिए। क्या आप लोग ऑनलाइन में सब लोग लिख चुके हैं इस एंट्री को, बोलिए। यस सर। अरे भैया, फर्स्ट एंट्री में हमने लिखा बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू किया।
फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल किया। अब अलॉटमेंट का पैसा ले लेंगे, क्या ले लेंगे? अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन पूरा करके दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा आपको कि कैसे आगे बढ़ना था। बाकी एंट्री मैं अगले पेज पे ले जाऊंगा, लेकिन इसको इसी पेज पे करना जरूरी था क्योंकि कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा। अब वो नंबर 4। अब आप अगली एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? अलॉटमेंट का पैसा कितना था? 30,000 और 30,000। 30,000 क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर के अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। 4 एंट्रियां मैंने आपके सामने रखी हैं। पहले बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब दिखने में क्या लग रहा होगा? बड़ा उल्टा पुल्टा सा लग रहा है, हाँ? अरे मैं अभी समझाऊंगा ना, रुक जा। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, अभी इसको मैं एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। अब जो रियल फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से क्या होता है, ये एंट्री और ये एंट्री एक ही दिन होती है। कहाँ होती है ये एंट्री और ये एंट्री? एक ही दिन चलती है, एक ही दिन होती है एंट्री। इसलिए हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। वो मैं करके दिखाऊंगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है? पहले इसको नोट कर लें आप। ये फर्स्ट मेथड है। पहली एंट्री बनी बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, बैंक बढ़ गया शेयर एप्लीकेशन नाम की टेम्पररी एसेट्स। दूसरी एंट्री में आपने बनाया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम की टेम्पररी एसेट्स बढ़ा दी, और क्रेडिट किसको कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया क्रेडिट, क्योंकि अलॉटमेंट हो चुका तो मैं शेयर कैपिटल शब्द यूज कर सकता हूँ। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अब मैं जब शेयर कैपिटल यूज करूंगा तो देखो बेटा समझो, हमारी जो ओरिजिनल एंट्री है वो बननी चाहिए थी बैंक टू शेयर कैपिटल बननी चाहिए थी ना। जब मुझे एप्लीकेशन मिलती है तो मैं मान के चलूंगा ना शेयर कैपिटल मिल रहा है मुझे। लेकिन क्या था कि अभी तो लिस्टिंग नहीं हुई है, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन, और हम शेयर कैपिटल बोल ही नहीं सकते। निहारिका, पीछे से निहारिका उधर बैठ जाओ, सागरिका उधर बैठ जाएगी। तो क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो आप बैंक टू शेयर कैपिटल शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। वो तो कब जन्म लेगी? अलॉटमेंट के बाद जन्म लेगी। तब तक हम उसे क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोलेंगे। और जैसे अलॉटमेंट हो गया, इसका मतलब अब मैं शेयर कैपिटल शब्द को यूज कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहले काम क्या करूंगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो टेम्पररी लायबिलिटी थी ना, उसे कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? शेयर कैपिटल के नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा। जरा देखो बेटा, इस एंट्री और सेंट्री को कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट आता है? बैंक टू शेयर कैपिटल, तो सॉल्व हो गया। और इस एंट्री को, अलॉटमेंट को और इस एंट्री को कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट आता है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। यही तो होना है। हर फेज के बाद मेरा बैंक बढ़ जाना चाहिए और शेयर कैपिटल बढ़ जानी चाहिए। ये जो अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, तो टेम्पररी अकाउंट है, खुलेंगे और बंद होंगे। तो देखो, ये एप्लीकेशन लेते समय पहले एप्लीकेशन मिलती है, पैसा मिलता है, फिर एडजस्ट होता है। लेकिन बाद की स्टेज में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, पहले पैसा ड्यू होता है, मांगते हैं, फिर रिसीव होता है। तो देखो, अलॉटमेंट ड्यू हुआ, फिर रिसीव हुआ, क्या हुआ? अलॉटमेंट इज ड्यू एंड देन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है, आगे चलें जरा। नंबर नेक्स्ट, थोड़ा आगे बढ़े। देखिए, दोबारा से मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर। बाकी की एंट्री भी इतनी आसान होंगी, और देखेंगे अभी जब मैं इसको बदल दूंगा ना थोड़ा मेथड, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। अभी तो बुक से जैसा चल रहे हैं उसके बिल्कुल अलग चल रहे हैं हम, लेकिन बुक के साथ मैं अलाइन करके दिखाऊंगा इसको। लेकिन, और ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि जब कभी आप सैम्पल पेपर करेंगे सिलेबस पूरा होने के बाद, सिक्स सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तब तक आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, आपका आंसर मिलेगा नहीं और मैच नहीं होगा, आपका आंसर गलत रहेगा। तो देखिए, ये हमने फॉर्मेट बना दिया। वही डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ है, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ठीक है जी। अब आगे की एंट्री करते हैं। एंट्री नंबर 5, हमें लिखूंगा क्या? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने शेयर थे भाई आपके पास? 10,000। और फर्स्ट कॉल कितने की, जरा देखो, वो लिखा। फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की। क्या करेंगे? इंटू टू से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट वैल्यू यू विल राइट हियर? 20,000 और 20,000, यू विल राइट 20,000 यहाँ। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, और इसको बंद कर देंगे ऐसे। फिर नंबर 6 एंट्री। फिर हमारे क्वेश्चन में तो बोला नहीं कहीं डिफॉल्ट हुआ, पैसा पूरा का पूरा मिल गया। तो फिर एंट्री बनेगी आगे क्या? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने से? 20,000 और 20,000 से। ठीक है जी। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। रिसीव हो चली। ठीक है जी, इसको अंडरलाइन कर दिया। जरा दोनों एंट्री कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है? कंबाइन करो जरा। बैंक टू शेयर कैपिटल। यही तो हमारा पर्पस था। बोलिए, कौन सी एंट्री डायरेक्ट करूं मैं? भाई साहब, मैं बचपन से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, एक्रूवल कंसेप्ट अकाउंटिंग में कोई चीज होती है। पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव होते हैं, पहले ड्यू करते हैं फिर पे करते हैं। नहीं करते। सैलरी इज ड्यू, सैलरी इज पेड। कमीशन इज ड्यू, कमीशन इज रिसीव्ड। प्रोसेस तो वही होता है। तो पहले आप ड्यू करोगे फिर तो रिसीव करोगे ना। नंबर नेक्स्ट, सातवां। सेवंथ एंट्री क्या बनेगी अब आपकी? कोई आइडिया देगा मुझे क्या बनेगा सेवंथ एंट्री? हाँ, सेवंथ एंट्री। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। बस लो, काम खत्म हो गया। कितना? 10,000 इंटू कितना? 3। क्या बनेगा ये? 30,000 से 30,000। 30,000। वट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी फाइनल कॉल इज ड्यू। क्या है? ड्यू है, माउंटेन ड्यू की तरह ड्यू है। फाइनल कॉल ड्यू हो गई। फाइनल कॉल ड्यू कर दिया आपने। और अब अगली एंट्री में क्या होना चाहिए? पैसा लेने की एंट्री होनी चाहिए। एंट्री नेक्स्ट क्या बनेगी आपके पास? हाँ, सिंपल, क्योंकि डिफॉल्टर तो कोई है ही नहीं क्वेश्चन में, तो सीधी सीधी सी एंट्री बन जाएगी क्या? हाँ, व्हाट यू विल राइट? नंबर 8 एंट्री। बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट से? 30,000 से। ये टोटल BF CF मत करना। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, या फाइनल कॉल की मनी रिसीव हो गई। खत्म। और यहीं पर जाके आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लेपो फिनिश्ड। हो गया खत्म। ठीक है। अच्छा, इसको एक बार नोट कर ले पहले, और इसको नोट करके क्या लिखेंगे? अब मेथड 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे? मेथड 1। ये देखिए, ये एंट्री आपके पास है। इसे पिछले पेज में क्या हुआ था? फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री। फिर क्या आपके पास? फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ एंट्री है। 8 एंट्री आपके पास बनी है। 4 स्टेजेस थी, हर स्टेज की दो दो एंट्री होती है ना? करेक्ट। सबने नोट कर लिया इसको? इसे लिखना मेथड 1। अब मैं इसको लिखूंगा मेथड 2, और वही फॉलो करना है आप। ये तो सिर्फ वार्म अप के लिए था, और आपको लॉजिक सिखाना था। लेकिन आगे से आप जो तरीका बता रहा हूँ ना अगले वाला, उसी तरीके से करेंगे। राइट मेथड 1। अब लिखिए मेथड 2। लिख लीजिए। मैं नरेशंस भी लिखेंगे, स्केल पेंसिल भी यूज करेंगे, फॉर्मेट भी बनाएंगे, एलएफ का कॉलम भी डालेंगे। हो गया जी। चलिए आगे बढ़े। हाँ, पिछली 4 एंट्री, ये 4 एंट्री नोट कर लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी बुक में क्वेश्चंस, अपनी मतलब टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, एग्जाम में क्वेश्चंस करने, वो हम आगे देखते हैं।
पहले से नोट कर लीजिए। चलो, तो आप देखिए कि आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली कैसे करना है। जैकी भाई देख लें आप। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यू अंडरस्टूड द लॉजिक ऑल्सो। पैसा मिल गया, टेम्पररी लायबिलिटी बन गई। और मैंने बताया कि अगली एंट्री अलॉटमेंट की, फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर करने की, लेकिन क्योंकि ये एंट्री एक ही दिन होती है ना, तो मैं ये एंट्री ऊपर करूँ एंट्री नीचे करूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एंट्री यहां से हटा रहा हूँ। ठीक है जी, और ये एंट्री यहां से हटा रहा हूँ। और आप क्या करेंगे देखिए, अब मैं लिखता हूँ कैसे। यहां लिख रहा हूँ 2 नंबर एंट्री पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 20,000 और 20,000 से। क्या नरेशन लिखूंगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी जस्टेड। और फिर एंट्री बनाएंगे क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना? 10,000 इंटू 3। कितने से? 30,000 से और 30,000 से। और क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। ऐसे एंट्री बनेगी। अब आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस में आ गया सारा। एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, फिर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में क्या हो गई? एडजस्ट हो गई। कंबाइन एंट्री बनाओ, क्या बनी? बैंक टू शेयर कैपिटल। फिर आपने अलॉटमेंट ड्यू करा, अलॉटमेंट ड्यू करा, डेबिट करा, और शेयर कैपिटल क्रेडिट करा, फिर अलॉटमेंट का पैसा ले लिया। कंबाइन करो, क्या एंट्री बनी? बैंक टू शेयर कैपिटल। उसके बाद तो कहानी आसान है। बैंक टू शेयर कैपिटल, फिर क्या? बैंक टू शेयर कैपिटल। गॉट इट? तो देखिए, सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज पे एक चीज बदलती है, क्या? पहले एप्लीकेशन मिलेगी, फिर एडजस्ट होगी। और बाकी स्टेज पे क्या होगा? पहले ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा। देख रहे हैं, पहले अलॉटमेंट क्या हो रहा है? ड्यू हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। अनाया नाराज हो? पहले क्या हो रहा है? अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। फिर अगले में क्या हो रहा है? फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव हो रही है, फाइनल कॉल ड्यू हो रही है, फाइनल कॉल रिसीव हो रही है। सो यू कैन सी अ सीक्वेंस इन दिस वे। ठीक है, लेकिन असली तरीका क्या होता है? असली तरीका होता है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट ड्यू होती है, फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर होती है, फिर क्योंकि ये दोनों एक ही दिन होता है, तो हम एंट्री को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, आपको क्वेश्चन मेथड 1 से सॉल्व नहीं करने। मेथड 1 तो मैंने इसलिए बताया ताकि अभी कभी आप जाके जब सीनियर क्लासेस में कंपनी अकाउंट्स पढ़े, तो आप मुझे ना बोले कि क्या पढ़ा के गया था मास्टर, मुच्छड़ गंजा था उस समय पे, कुछ भी पढ़ा के चला गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। दैट्स इस तरह से करना है आप लोगों ने, ठीक है। करेक्ट। चलो, अब एक क्वेश्चन करके दिखाइए। जो ऑनलाइन है उनको समझ में आया ना सारा कुछ, ये कंसेप्ट? ऑनलाइन में प्लीज मुझे यस सर। बताइए। चलिए, यस सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए, करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप करिए। एप्लीकेशन का पैसा लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना? उसे एडजस्ट करना, अलॉटमेंट ड्यू करना, एडजस्ट अलॉटमेंट का ड्यू करके पैसा लेना, फर्स्ट कॉल ड्यू करके पैसा लेना, फाइनल कॉल ड्यू करके पैसा लेना। ऐसा करके आपको आगे बढ़ना। कौन कितना अलर्ट है, कौन कितना जाग रहा है? आओ जी, एंट्री देखिए कैसे बननी थी। पहली एंट्री, क्वेश्चन 2, बैंक्स अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे? 20,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का? 20 रुपए का। टू 20,000 इंटू 20, कितना बन जाएगा? 4 लाख रुपल्ली। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? मैं बताऊंगा क्यों लिखना है, रीजन बताऊंगा। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 20 रुपए है। नंबर 2,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? 4 लाख से। 4 लाख से। और क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड। इसको कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है? बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसे कहते हैं लमसम। क्या कहते हैं इसे? लमसम में जब एक ही बार में पैसा मिल जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर जब एप्लीकेशन स्टेज थी तो आपने अलॉटमेंट क्यों लिखा? बेटा समझिए, जब तक आप अलॉट नहीं करेंगे आप शेयर कैपिटल शब्द यूज ही नहीं कर सकते हो। यू हैव टू राइट इट। अब क्योंकि ये एप्लीकेशन स्टेज में अलॉटमेंट हो रहा है तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप सिर्फ बैंक टू एप्लीकेशन ही लिख सकते हैं, क्योंकि बिना अलॉटमेंट के आपका एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सो दिस इज वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल। विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2। कितने लोगों ने ठीक किया था? 3। हमने पूरा कर दिया। तो इतना सा क्वेश्चन था ये, छोटा सा चिंदी छाप क्वेश्चन था। लिख लो बेटा, इसको नोट तो कर लो। अब करिए अगला क्वेश्चन, चलो ले ले नेक्स्ट। ऑनलाइन ऑफलाइन, एवरीबडी इज ओके फॉर दिस। मैं आगे बढ़ूं? देखिए, अबे यार हो तो गया। तुम क्यों नहीं लिख रहे स्पीड से? तुम भी लिखो स्पीड से बेटा। एग्जाम में तो लोग नकल मारने नहीं देंगे, तब करवा देंगे ऐसे करके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट। 3 क्वेश्चन। X Limited issued 20,000 equity shares of rupees 20 each, on which amount called up is as follows: 646 and balance final call. Please subscribe for all the shit. Timely pay the amount due on allotment and cost. अब आपको बनानी है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स। ये होगा कैसे? एक वाला करके देखिए इसे फटाफट से। अब करिए, नो शॉर्टकट, करिए जल्दी से। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी जो ऑनलाइन बैठे हैं? ये नियति, वैदेही, बाकी लोग, आदित्य। यस सर। यस सर। हल्का सा क्वेश्चन है, देखिए हल्का सा क्वेश्चन। बाइफरकेट कर लीजिए। 20 रुपीज का बाइफरकेशन करिए। पहले इसको कैसे करना बाइफरकेशन, आइए देखें। इधर ही कर लेते हैं। एप्लीकेशन कितना है देखो, 6। अलॉटमेंट कितना है? 4। फर्स्ट कॉल कितनी की है? 6। 20 है। ऑब्वियसली फाइनल कॉल कितनी की हो जाएगी? 4 की हो जाएगी। बस 20,000 एप्लीकेशन है। तो आप कैसे करेंगे इसको? ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से कर रहा हूं मैं इसको? तो आई राइट व्हाट, ऐसे करना है आपको। और ये जो बाइफरकेशन है आपका, ये इस तरह से यहाँ पर, इस बाइफरकेशन को आपको यहाँ पर खत्म कर देना है। ये कितना बनेगा? 6 4 6 4 और ये 20। दिस इज 20। इतना आसान है यार काम करना। तो देखिए, तो विल राइट हियर 20,000 इंटू कितना? 6। तो क्या वैल्यू बन जाएगी? 1,20,000। 1,20,000 ऐसे। फिर 1,20,000 टू 1,20,000। ये पहली एंट्री हो चली आपकी। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे अब आप यहाँ पर? 20,000 इंटू कितना करेंगे? 20,000 इंटू कितना करेंगे? 4 करेंगे। दैट वैल्यू विल बी ऑफ 80,000। कितने से? 80,000 से हो जाएगी। चलो हो गया। फिर यहाँ क्या करेंगे आप? 80,000 इंटू 80,000। दैट एंट्री इज ऑल्सो डन। हो गया। क्या किया? अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर का बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट। फिर चले आइए इस तरफ। यहाँ क्या करेंगे आप? 20,000 ही था, नहीं सॉरी, ज्यादा पीछे चले गए। ये कहाँ गायब हो गया यार?
चलो कोई बात नहीं, गुम हो गया मुझसे लगता है। हाँ ये रहा। देन व्हाट वी हैव टू डू, ये दोबारा से, व्हाट यू हैव टू डू हियर, 20,000 इंटू कितना करेंगे आप, 4, शायद 4। बाइफर बाइफरकेशन देखिए कितना है, 6 है, 6 से करेंगे। विल डू इट विथ 6। तो कितना हो जाए, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 120। इतना आसान था, 120। ऐसे फिर ये भी पैसा पूरा वसूल हो गया, 120 करेंगे, 120 कर देंगे, गॉट इट। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये फाइनल कॉल कितने की बोल रहा था, 20,000 इंटू 4 से बोल रहा था, दैट विल बी 80,000 और 80,000। अगली एंट्री भी कितने से बनेगी, 80,000 और 80,000 से। बताइए कितने लोगों ने ठीक किया। ओह कितना आसान। चलिए, लेट इज अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट। और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मेरे ख्याल से जो लोग नहीं कर पाए उसे नोट कर लें। ये वाला पार्ट था, और दिस पार्ट इज नॉट हियर। ये पार्ट था, ये पहला पार्ट था इसका, ये दूसरा पार्ट था इसका। ये हमने एग्जाम्पल नंबर कौन सा करा है, कौन सा करा भाई। हाँ, 3 करा है, 3। एग्जाम्पल 3 कर लिया, ठीक है। अब हम नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम में ज्यादा चीजें सीखनी है, ठीक है। ध्यान से अलर्ट होकर काम कर ले। बोलूं, कैन स्टार्ट ऑनलाइन में। आइए अब सीखते हैं कि प्रीमियम क्या चीज होती है, और प्रीमियम की अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे हैंडल होंगी, और प्रीमियम के बारे में अलग अलग तरह से शब्द जो लिखे रहते हैं उन्हें हम कैसे डिकोड करेंगे। आइए देखें जरा। ये मैं बोलता हूँ क्या, फेस वैल्यू क्या है हमारे पास, ये फेस वैल्यू मेरे साथ साथ बना लीजिए एक टेबल टाइप की, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इशू प्राइस। इशू प्राइस, ठीक है जी। हम लेके चलेंगे फेस वैल्यू, 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर लेके चलूंगा मैं। 10 रुपए फेस वैल्यू का पहला केस। आ, ये 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है, इश्यूड एट इशूड एट रुपीज 12। इसका क्या मतलब होगा, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2, इशू प्राइस कितना हो गया, 12। एवरीबडीज ओके। नंबर 2, इशूड एट 10%। देखिए ऐसे, पहला केस मैंने लिया आपके सामने, इशूड एट, हमारा 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर था, इशूड एट रुपीज 12। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो कहता है ना क्वेश्चन में इशूड एट 12, तो इशू प्राइस 12 है, ऑब्वियसली प्रीमियम कितने का हो गया, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। पहले प्रीमियम का मतलब मालूम है क्या होता है, ओवर एंड अबव, ज्यादा। हाँ बोलो। रुक जा बेटा, मैंने लिखा थोड़ी था पहले, इशूड एट 10% प्रीमियम। अब क्या मतलब होगा इसका, 10 रुपया ये, प्रीमियम कितना हो गया 1, इशू प्राइस कितना हो गया 11। ऐसे हो गया, ये तो बोल रहे हो। भाई 10 रुपए का 10% 1 रुपए ही तो होता है, तो 10 + 1 11 रुपए तो होगा इशू प्राइस। भाई प्रीमियम जो है फेस वैल्यू में जुड़ेगा, प्रीमियम फेस वैल्यू में जुड़ गया तो हमारा इशू प्राइस बनेगा। डाउट क्या आ रहा है बेटा, बताओ मुझे। ये इशू प्राइस क्या बोल रहे हैं आपको, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इशू प्राइस है। तीसरी कंडीशन, इशूड एट रुपीज 45। क्या मतलब है इसका, 10 रुपए का शेयर है, प्लस इज इक्वल टू कितना, इशूड एट रुपीज 45 है ना, तो वट आई राइट हियर, 45।
तो ये 35 क्या हो जाएगा, प्रीमियम। नंबर 4, इशूड एट 45% प्रीमियम। अब बताइए क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। इशूड एट ₹45 और इशूड एट 45% प्रीमियम, तो 10 प्लस 4.5, इशू प्राइस 14.5 होगा। कितना डिफरेंस आ रहा है देख रहे हैं आप। 10 रुपए का 45% कितना होता है। अरे बताओ तो, ऑनलाइन में भी 10 रुपए का 45% कितना होता है। 4.5 होता है। ऐसा लिखेंगे। 45% प्रीमियम बोला है। 45% प्रीमियम फेस वैल्यू का। अच्छा, नंबर 5, इशूड एट ₹110। इसका मतलब क्या हुआ, ₹110 मतलब इशू प्राइस कितना है, 110। फेस वैल्यू तो 10 ही रहेगी, तो प्रीमियम कितने का हो गया, ₹100 का प्रीमियम हो गया। देख पा रहे हैं, नहीं पता चल रहा ना। नंबर 6, इशूड एट 110%। इसका क्या मतलब हुआ बताइए। इशूड एट 110%, यानी कि ये 10 रुपये ही रहेगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 का 110 अपॉन में 100, यानी कि क्या हो जाएगी, 11। तो कितना प्रीमियम हो गया, 1 रुपए का प्रीमियम हो गया। देख रहे हैं, इशूड एट 110%, मतलब इशू प्राइस 110 है ओरिजिनल, यानी 11 रुपए इशू प्राइस है। नंबर 7 देखिए, इशूड एट 110% प्रीमियम। अब बताइए तो क्या फर्क पड़ेगा। 10, कितना, 11, इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 121। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिए। सॉरी, ये कितना बन जाएगा आपका, 21। ये मैं बता दूं ये कैसे निकला। ये जो है ना, 110%, 10 का 110 अपॉन में 100, ये गया ये गया ये गया, क्या बन गया यहाँ पर वैल्यू, 11 बन गई। 10 + 11 इज इक्वल टू व्हाट, 21। देख रहे हैं। नंबर 8 देखिए, इशूड एट ₹450। क्या मतलब है इसका, 10 प्लस, छोड़ दीजिए, 450 ये वैल्यू है, तो कितना हो गया, 440। ऐसे, इसका मतलब ये हुआ। समझ पा रहे हैं, एक्सप्रेशन का डिफरेंस समझ पा रहे हैं। 10 रुपए का एक शेयर था, इशूड एट ₹450, इशूड एट 110% प्रीमियम। बेटा पता पीछे से नहीं समझ में आ रही बात। कहाँ से गाड़ी, कहाँ से बत्ती गुल हुई है बताओ, पहली से या दूसरी से। पहला पता चला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इशूड एट 110%, यानी इशू प्राइस क्या है, फेस वैल्यू का 110% है। इशू प्राइस क्या है, फेस, ये निकाल लिया कितना आया, फेस वैल्यू 10, 110 कितना बना, 11। अब अगर ये 11 है, ये 10 है, तो कितना हो गया, 1 रुपए का प्रीमियम हो गया। इशूड एट 110% प्रीमियम। अब हमें प्रीमियम का अमाउंट गिवन है, फेस वैल्यू तो वैलिड है, फेस वैल्यू 10 है, 10 का 110 निकालो तो कितना, 11। 10 + 11 कितना हो गया, 21 हो गया। आंधा, आंधा। तुम कहाँ लिख रहे हो, मैं कौन से एंट्री पे चला गया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, व्हाट यू आर राइटिंग हियर। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बताइए, बेशरम होल की बोलिए, मैं बताऊंगा आपको। नहीं समझ में आ रहा तो दैट इज माय फॉल्ट। नंबर 9, इशूड एट रुपीज, इशूड एट
4-5%। अब बोलिए क्या होगा। इशूड एट, पीछे से, रजत भाई, इशूड एट 450%। तो 10 रुपए, 10 रुपए यहाँ रखिए, यहाँ आ जाइए। 10 का 450 अपॉन में 100, ये कितना बन गया? 45। नीचे वाले 45 तो कितना हो गया? 35। ऊपर वाले से मैच कर रहे थे। नंबर 10, इशूड एट 450% प्रीमियम। अब बोलिए क्या बनेगा। 10 का 450 अपॉन में 100 क्या बनता है? 45। तो कितने की बनेगी वैल्यू? 50। ये लैंग्वेज के ट्विस्ट हैं जिनमें आपने नहीं फंसना है। प्रीमियम के क्वेश्चन जनरली आसान आते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर मुश्किल करना चाहे क्वेश्चन, तो आपकी बिगिनिंग में ही वो आपको बर्बाद कर देगा। इनमें से कोई एक लैंग्वेज लिखेगा जिसका आपका इंटरप्रिटेशन ही अलग हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया ना कि हाउ टू फाइंड आउट। क्वेश्चन में बड़ा क्लियर लिखा रहता है, एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 120%, एट 120% प्रीमियम, एट रुपीज 120। तो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टर्म्स। ये मैंने 9-10 लिख दिए हैं। आई थिंक इससे ज्यादा क्या बताना है ना। क्लैरिटी है ना। अब आप देख रहे हैं, ये 45 यहाँ भी आया, 45 यहाँ भी आया, यहाँ कुछ और मतलब हो गया उसका। वहां हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था इशूड एट 45। क्लियर सी बात है, 45 रुपीज का तो कितना? 10 + 35। हमने यहाँ लिखा इसको क्या? इशूड एट 450%। तो मतलब वो देखो, अगर मैं बोलूँ रुपीज 45 या 450%, तो मतलब ही वही बन गया उसका। और फिर यहाँ बोलूँ मैं इसको क्या? इशूड एट 450% प्रीमियम। कुछ बच्चे सोचते हैं इतना प्रीमियम थोड़ी बोल सकते हैं, हमारे घर से थोड़े जा रहा है, पेपर में लिखा तो करना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है। लेकिन इस लेवल पर 12th में आपकी ये चीजें टेस्ट नहीं करी जाती हैं, तो क्वेश्चन को खराब करने के लिए लिखी जाती हैं। वैसे जरा मैं बताऊं, देखो यहाँ जो लोग ऑनलाइन थे, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। बताइए मुझे, ऑनलाइन में प्लीज मुझे बताइए, वो जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे गए थे, क्या वो क्लियर है सभी को? हेलो। यस सर। अब आइए जरा क्वेश्चन यहाँ पर। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम रुपीज 2, ऑन विच अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। अब ये प्रीमियम का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। 6 रुपये एप्लीकेशन पर, 6 रुपीज अलॉटमेंट पर, 6 वन फर्स्ट कॉल पर, बैलेंस वन फाइनल कॉल। ठीक है जी। आपका काम क्या होगा? आप मुझे इसे बाइफरकेशन बताइए, क्या बनेगा बताइए इसका बाइफरकेशन। कर, ना ना, करके दिखाओ, करके दिखाओ। बाइफरकेशन करिए। तुम लोग इश्यू डिवेंचर पढ़ चुके हो, वहां मैं बता चुका हूँ चीजें। बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चों को करने दीजिए। जस्ट इनको बोलने दो, छोटे बच्चों को। बाइफरकेशन बताइए। कैसे बताना बाइफरकेशन आपने मुझे? ऐसे कि एप्लीकेशन पर कितना होगा, अलॉटमेंट पर कितना होगा, फर्स्ट कॉल पर कितना होगा, और फाइनल कॉल पर कितना होगा। ठीक है। और सुनिए, 20 रुपए का एक शेयर है ना, 2 रुपए के प्रीमियम पे, तो 20+2 करना है आपने। ये 20+2, 20 रुपए का शेयर। फेस देखो बेटा, समझो, रजत सुन लो मेरी बात को। 20 रुपया फेस वैल्यू अलग लिखेंगे, प्रीमियम हमेशा अलग लिखेंगे, ताकि आपको पता चले कि कैसे करना है। भाई फिर एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना, और फाइनल कॉल पे कितना, बताओ। अच्छा जी, क्या हो जाएगा भाई? देखिए, 6, 6 और 6 और, अरे भैया प्रीमियम में कह रहा हूँ यार, फेस वैल्यू से अलग लिखना है। तो कैसे लिखेगा फेस वैल्यू से अलग? ये गलत, मतलब ये गलत हो गया। अच्छा प्रीमियम कहाँ, प्रीमियम कहाँ है? कौन सी स्टेज पे? एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, फाइनल कॉल पे कहाँ है प्रीमियम? अब समझिए नया कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट कौन सी स्टेज पे होगा? अलॉटमेंट स्टेज पे होगा। क्योंकि अलॉटमेंट स्टेज से हमारे क्या होते हैं, शेयर होल्डर मतलब इन्वेस्टर क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर। कुछ ना मेंशन हो तो कहाँ करेंगे प्रीमियम को? अलॉटमेंट पे। अच्छा उसके बाद, उसके बाद आपको देखना है कि शब्द क्या लिखा है। पेबल लिखा है। क्या लिखा है? पेबल।
पेबल का मतलब क्या हुआ? पेबल का मतलब देखिए कैसे होता है। आइए देखेंगे, मैं अभी बताऊंगा, हो सकता है अगली क्लास में ज्यादा डिटेल में बताएं। सर पेबल शब्द लिखा है, इसका मतलब, और मैंने देखा ना अलॉटमेंट को हाईलाइट कर रखा है। पहली चीज, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो अलॉटमेंट स्टेज पे प्रीमियम लगेगा, लगेगा। और अगर पेबल शब्द है तो दिस सिक्स इज इंक्लूसिव प्रीमियम है। क्या है ये? पेबल का मतलब क्या है? सिक्स क्या है? इंक्लूसिव प्रीमियम है। यानी कि कैसे करेंगे? एप्लीकेशन रखेंगे कितने की? सिक्स की। अलॉटमेंट को भी खाली छोड़ देंगे। फर्स्ट कॉल रखेंगे कितने का? सिक्स का। फाइनल कॉल, और कितना लिखेंगे? 20 + 2। अभी सिक्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम कितने का? 2 रुपए का। आई विल राइट हियर 4 + 2। तो 6 और 4 10, 16, और 4 20। अब ऐसा बाइफिकेशन हुआ। ये बाइफिकेशन कब चला? जब पेबल शब्द लिखा है। क्या लिखा है? पेबल शब्द। पेबल का मतलब समझिए। देखो मैंने बताया ना, पेबल से पहले कॉल्ड अप होता है, याद है ना? बाइफिकेशन ऑफ शेयर क्या होता था? इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, फिर पेड अप होता था। तो आप कॉल करेंगे जनता से कितना? 4। लेकिन पब्लिक पे कितना करेगी आपको? 6 विथ प्रीमियम पे करेगी। तो पेबल का मतलब है कि एप्लीकेशन पे जो वैल्यू है इट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पे, सॉरी, अलॉटमेंट पे 2 रुपए का प्रीमियम कहाँ जाएगा? क्या बोला मैंने आपसे? अरे तभी तो समझा रहा हूँ। पेबल मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम। पेबल शब्द का मतलब है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कब होता है वो आगे बताऊंगा। तो जब भी आपके में लिखा जाए कि जो शेयर है वो पेबल इतना है, तो पेबल का मतलब होगा कि उसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला प्रीमियम कौन से स्टेज पे, तो कौन से स्टेज पे लगेगा? अलॉटमेंट पे। तो अगर मुझे अलॉटमेंट पे 6 रुपीज गिवन है और प्रीमियम 2 रुपए का है, तो मैं क्वेश्चन को कैसे लिखूंगा? 4 + 2 ऐसा लिखूंगा। तो एप्लीकेशन जाएगी नॉर्मल, अलॉटमेंट की एंट्री विद प्रीमियम होगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री विदाउट प्रीमियम होगी, फाइनल कॉल की विदाउट प्रीमियम होगी। ठीक है? अच्छा, 20 रुपीज का शेयर, 4 रुपए का प्रीमियम, प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। फिर क्या होता? +1 + 1 + 1। ऐसे क्वेश्चन हम आगे करेंगे, अभी नहीं। ठीक है? तो पहले प्रीमियम की बेसिक अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है उसे सीखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे बहुत वैरायटी है, अभी बहुत वैरायटी है। अभी देखेंगे, इधर चलिए। पेबल लिखा है शब्द, फिर हमने क्या कर दिया? कॉल्ड अप कर दिया। फिर हमने, अभी आगे चलिए देखिए, फिर इधर देखिए, फिर कॉल्ड अप है, फिर यहाँ पर पेबल शब्द है, फिर क्या लिखा है? टूवर्ड्स फेस वैल्यू। बहुत वैरायटी है क्वेश्चन की, डोंट वरी। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, 3 ऑन फर्स्ट कॉल नॉमिनल वैल्यू विद प्रीमियम। अच्छी खासी वैरायटी है। वो देखिए, 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 120%, ऐसे लिखा है। और यू विल सी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कंपनी कंबाइन एप्लीकेशन बनाती है, प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड, वो भी आएगा। ठीक है? तो ये हम करेंगे। तो ये तो हमारा क्या होगा? वार्म अप होगा क्वेश्चंस करने का। फिर असाइनमेंट 2 आएगा जिसमें कॉल्स एंड एरर, कॉल्स इन एडवांस सीखेंगे। फिर असाइनमेंट 3 आएगा, प्रोरेटा और बाकी की सारी चीज। सबसे ज्यादा टाइम असाइनमेंट 3 में लगता है। मोर देन 50 क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए, एंड वी हैव टू डिस्कस लॉट्स ऑफ वैरायटीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का यही वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में करेंगे। अभी कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए, अपना डिसोल्यूशन का काम पूरा कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं।